हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल का उदाहरण है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल? आद ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। इसे आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्योंकि इस काल के लोगों के विषय में ऐसा माना गया था कि इन लोगों का लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था। मतलब हम लोग अपना जो दोष है उसके काल के ऊपर थोप दिए। वो लोग को लिखना आता होगा तभी ना कुछ लिखा होगा। ठीक, तो नहीं पढ़ पाए तो बोल दिए कि लिखने का ज्ञान नहीं है। जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगा और प्रोफेसर पढ़ाई भी नहीं करता इसलिए नहीं है। हमेशा ये मतलब परंपरा रही है कि अपना दोष और आरोप किसी दूसरे पर ऊपर थप देना। वो लोग कुछ लिखा था तो जरूर कुछ लिखने आता होगा तभी ना लिखा था। हम लोग उस लिपि को पढ़ नहीं पाए इसीलिए बोल दिए कि उसको लिखने आया होगा पढ़ने नहीं आया होगा, यही दोष दिए। तो जो इतिहासकारों और विद्वानों ने मत दिया उसी को हम लोग मानते हुए साक्ष्य आगे की कार्रवाई करते हैं। तो हम लोग जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के पढ़े हैं उसमें हम लोग नगर योजना पढ़ रहे हैं। नगर योजना की कल क्लास हो चुकी थी। उसके आगे की योजनाएं जिसमें व्यापार पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे, सांस्कृतिक होंगे, सामाजिक कैसे चल रहा था, आर्थिक, उसके विषय में पढ़ाई करेंगे। और ये एक सभ्यता एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और आपका नॉलेज का पर्पज से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता थी एक नगरीकरण सभ्यता थी। मतलब नगर उस काल में भी बसा हुआ था जिस प्रकार अभी हम लोग आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, जो सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, वो लोग उस हजारों वर्ष पहले भी वो लोग जिया करते थे, तभी तो नगर सभ्यता बोले थे। तो उसी क्रम में रिवाइंड करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो नगर योजना, पहले बात आपको बताया गया था, कल भी बता दिया गया था, रिमाइंड कर लीजिए। ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की जो नगर योजना थी किस प्रकार थी? आपका नगरीय थी, आपका सभ्य संस्कृति। दूसरी नंबर बात है यहां पर जो दुर्ग घर जो देखने को मिले गए हैं, हड़प्पा में अपना घर देखने को मिला है और मोहनजोदड़ो में अपना देखने को मिला है। ठीक, और यहाँ की सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जिसका फिगर आपको बता दिया गया है। देखिए यही थी आपकी नगरीय सभ्यता। इसके बाद आपको बताया गया था कि नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुआ करती थी, वो एक सीधी हुआ करती थी और एक दूसरे को कहां काटती थी? समकोण पर काटती थी। अगली विशेषता इसकी थी यहाँ की जो नालियां हुआ करती थी वो खुली हुई नहीं होती थी, वो क्या होती थी? ढकी हुआ करती थी। घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे गली में नहीं खुला करते थे, मेन सड़क में खुला करते थे। दूसरी बात, इसके रास्ते की इस प्रकार डिजाइन किया जाता था जिसके बिना सफाई हुए ही रोड सफा हो जाता था। ठीक, हाँ, और इसी कारण यहाँ के एक जो विद्वान थे या इतिहास का जॉन मार्शल जो खुदाई करवाए थे, उनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा में इतना बड़ा विशाल स्नानागार मिला है जो अभी तक का सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद जब हमारी सभ्यता जहां पर बनेगी तो वहां पर हम लोग का खाना होना का भी व्यवस्था होना चाहिए, खेती बाड़ी। क्योंकि अगर सपोज करो कि यहाँ पर अगर धरती उपजाऊ नहीं है तो कोई बसेगा नहीं बसेगा। तो कहने का मतलब जब नगर बसा तो वहां कृषि और पशुपालन ही हुआ केंद्र हुआ होगा और छोटे मोटे कुटीर उद्योग की धंधे की स्टार्ट हुई थी। तो वही लिखा गया है आपका जो कृषि जो होता है उस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार जो था वो कृषि पर निर्भर करता था। मतलब कृषि होगा तभी जीविका चलेगी, नहीं होगा तो जीविका नहीं चलेगी, क्योंकि उस समय कारखाने का विकास नहीं हुआ था। तो वही बोला गया था वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या हुआ करता था? कृषि हुआ करता था। ठीक है, दूसरा नंबर बात आपको मिला गया है कालीबंगा। जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कालीबंगा एक स्थान था। वहां से आपको क्या मिले थे? बोला कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल में जो कुंड या हल रेखा देखा गया है उससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान जो भारत का जगह है उसमें हल का प्रयोग करते थे। मतलब कालीबंगा की खुदाई से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जहां पर आपको हल जो खेती बाड़ी किया कर जाता था वहां हल से किया जाता है। हल मतलब समझते हैं ना क्या होता है? बाड़ी को जुताई के लिए, हाँ, इसी तरह का हल होता है ना, सपोज दैट। मतलब थोड़ा सा और ऐसे होता है। ठीक, यहां पर आता है फिर बैल में बांध करके इसे जुताई आपका किया जाता है।
तो जनरली क्या हुआ, तो वहां पर प्रमाण क्या मिले, वहां जो खेत मिले तो उसे ऐसा लगा कि जो खेत का जुताई हुआ होगा वो हल से होगा, क्योंकि हल से जब जुताई करेंगे तो खेत में लाइनिंग हो जाती है, ऐसे ऐसे लाइनिंग बनता है। तो ये प्रमाण देखने को मिले हैं, और ये प्रमाण आपको कहां देखने को मिले हैं, कालीबंगा में। कहां देखने को मिले हैं, कालीबंगा में देखने को मिले हैं। अगली जो बोला गया, जब वो लोग वहां की जो अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी कृषि पर, तो वहां पर भी और भी कृषि में अलग तरह तरह के अन्न का उपजाऊ किया जाता था, अनाज का। तो वही बोला गया, सिंधु सभ्यता के लोग किस अनाज से परिचित थे, गेहूं से, जौ से, राई, मटर आदि अनाज का पैदावार करते थे, और वो 9 तरह की फसलों से अवगत थे। उन्हें 9 तरह की फसलों को खेती करने का ज्ञान था, ठीक है। तो मुख्य रूप से वो फसल क्या करते थे, गेहूं का, जौ का, राई का और आपका मटर का। ये एक ऐसी सभ्यता मानी गई है कि इस सभ्यता में पहली बार कपास की खेती की गई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार कपास की खेती देखने को मिला है, जो आपके यहाँ पिक्चर लगा हुआ है। कपास की खेती जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, अच्छा सुने हैं, तो सुने हैं तो देख लीजिए। रुई जो होता है, कपास का तो पौधा भी होता है, बीज मिलता है, लगा दीजिएगा। अब तो बड़ा बड़ा बीज पौधा हो गया है। ये छोटे छोटा मतलब पेड़ छोटा होगा, फल ज्यादा लगेगा। अभी तो आधुनिक युग का जिसको बोलते हैं कलम वाला फल, पेड़ आम का इतने रहेगा, उसी में 100 गो पेड़ पड़ेगा, फल जाएगा, और रहेगा मतलब कितना 100 फीट का, उसमें 2 आम फरेगा, है ना। हाँ, जिसको देहाती आम बोलते हैं, मैंने आम खाए फेंक दिए, पेड़ लग गया तो आम ही खोज रहे हैं इसमें। तो इसीलिए क्या हुआ, अभी वही हो रहा है कि कम समय में ज्यादा पैदावार, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक एग्रीकल्चर। अब आने वाला समय में जो होता है उसी बेसिस पर अभी खेती होता है। मतलब जहां 4 महीना में धान तैयार होना है, वहां आपका 2 महीना में तैयार हो जाएगा, ठीक। तो पहला बात, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती को देखने का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे जो बोला गया था वही लिखा हुआ है। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो साक्ष्य देखने को मिला है, कौन सी सभ्यता में मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, किस सभ्यता में, सिंधु घाटी में। उसके बाद चावल का भी प्रोडक्शन होता था। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां देखने को मिले हैं, लोथल और रंगपुर में। चावल के साक्ष्य कहां कहां मिले हैं, रंगपुर में। उसके बाद बोला गया बाजरे, बाजरा जानते हैं क्या होता है, हाँ मकई जैसा पैदा होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ जानवर को ज्यादा खिलाने के लिए यूज किया जाता है ना। ये अपने खाते हैं, बहुत कम खाता है, मकई तो खाए नहीं करता है, तो बाजरा खाएगा। हाँ, बाजरा का उत्पादन बहुत कम जनरली जानवरों को खिलाने के इधर होता है, लेकिन पंजाब साइड में वहां पर उसकी रोटी भी बनाई जाती है, ठीक है। तो बोला कि बाजरे का जो साक्ष्य मिला हुआ है लोथल और सौराष्ट्र में। जो शहरीकरण विद्यार्थी होंगे वो नहीं जानते होंगे, ग्रामीण विद्यार्थी नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, पाकिस्तान का जो होता है पंजाब प्रांत, कौन सा प्रांत, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, जिला का नाम क्या है, बहावलपुर। कौन सा जिला, बहावलपुर जिला में स्थित जो होता है चालिस्तान, और भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बर्नवाली से मिट्टी से बना हुआ खिलौना मिला है। मिट्टी से तो मतलब आपको पहले बताए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चे लोग का भी ध्यान रखा जाता था। आई बच्चा लोग रोता क्या होता है, गुड़िया थमा देते, खिलौना थमाते हैं नहीं, अब उसको मोबाइल दीजिए तब जल्दी चुप हो जाएगा, और खिलौना दीजिएगा तो उधर फेंक देगा, है ना। कहा है उसको, आज का जमाना में उसका फेवरेट हो गया मोबाइल। आप जितना गेम खेलने नहीं जानते वो लोग गेम खेलने जानता है, ठीक है। हाँ, और हमारा देश के ही देन है, कोरोना का देन है कि वो लोग और भी मोबाइल का एक्सपर्ट बन गया। पहले तो मोबाइल से दूरी रहता था स्कूल में, हाँ 1 2 3 4 मोबाइल रहेंगे, ऑनलाइन क्लास होंगे, ऑनलाइन क्लास कम, गेम ज्यादा चला, ठीक। इसीलिए वो इतना इंटेलिजेंट हो गया कि आप लोग फ्लॉप हो जाइएगा आप। हाँ, घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना 4-5 साल वाला, मोबाइल दे दीजिएगा और उसका सामने एक बार लॉक खोल दीजिएगा, देखिएगा दूसरा दिन ऑटोमेटिक लॉक खुल जाएगा उसका मोबाइल का। सावधान रहिएगा, नहीं तो सब पैसा फोन पे गायब। चलिए, हाँ, तो ये कहां से मिले, मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य आमतौर पर कहां मिले हैं, पाकिस्तान को याद रखिएगा, और भारत के कहां पर, हरियाणा राज्य में जो खिलौने देखने के साक्ष्य आपको मिले हैं। अगला पशुपालन। पशुपालन देखो,
जब हम लोग रहने लग गए, ठीक है, अब हम लोग घर उर बसा लिए, हम लोग को जमीन ही मिल गया, तो जमीन तो अकेले होगा नहीं खेती बाड़ी से, तो उस जमाना में क्या होता था, जानवर का यूज किया करते थे, खेती बाड़ी के लिए पशुपालन का यूज किया करते थे, एक ट्रैक्टर चला देते थे। हाँ, उस समय ट्रैक्टर था ही नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय लोह युग नहीं आया था। लोह युग आएगा आपका वैदिक काल से, जब वैदिक काल में एंट्री कीजिएगा 1000 ईसा पूर्व में, तब वहां से आपका लोह युग का प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय लोहा नहीं था तो ट्रैक्टर कहां से बनता, सही मानी बात, तो ट्रैक्टर नहीं था तो खेत जुताई कैसे होगा, बैल से होगा, सांड से होगा, जो जानवर रहते थे उसी से जुताई कर देते थे। ठीक, तो उस समय हल जो आपको साक्ष्य मिला इसी कारण मिला कि क्या कर, मान लो कि हल से जोता, भूकंप आया, खत्म, तो अवशेष मिला, हाँ जुता होता होगा हल उल से। ठीक, तो वही बोला गया पशुपालन आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता में जो जिस जानवर के पशुपालन किया जाता था उसमें क्या होते थे, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर भी पाले जाते थे। इन्हें बता कुब्बड़ वाले सांड विशेष प्रिय थे। कुब्बड़ वाले सांड देखो यही है, ठीक है, जिसको अभी रोड में भी दिखते हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है साक्ष्य जो मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, ऐसा माना गया उनको एकमात्र साक्ष्य यही मिला ओरिजिनल। ठीक है, जो आपके यहां स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाएगा कि कुब्बड़ वाले सांड के अवशेष किस सभ्यता में मिले, तो याद रखिएगा किस सभ्यता में, हड़प्पा बोली या सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले बोले कि सिंधु घाटी के जब खुदाई हो रही थी हड़प्पा नामक स्थान पर मिला, इसीलिए वहां की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो आपके कुब्बड़ वाले साव के अवशेष कहां से मिले, हड़प्पा पर नहीं लिखा रहेगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावे वहां पर पहली बार घोड़ों के अवशेष मिले हैं। जो आपका बोला गया है घोड़ों के अवशेष के सौन से कहां मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। जनरली इसका सबसे ज्यादा यूज आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता में किया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में भी घोड़ों के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, तो अगर घोड़े का अवशेष बोले जाएगा तो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा अन्य जानवर के स्रोत जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी जानते हैं, देखे हैं कहा, अच्छा ठीक है, चले हमसे बकरियों नहीं देखा, भेड़ देखे हैं, कैसा होता है, 90% विद्यार्थी का भेड़े का स्वभाव है। हाँ, इसलिए बाल घुंघरेला नहीं रहता है, वही नेचरो है, दिमागो है। भेड़ देखते कैसे चलेगा, अकेले कभी भेड़ नहीं चलेगा। हाँ, तो पूरा झुंड में चलेगा, वो अकेले कहीं जा नहीं सकता है। आप देखोगे भेड़, तो भेड़ का सिर ऊपर उठा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, क्योंकि वो अपना पैर देख के चलता है। हाँ, मिट्टी नहीं लगेगा पैर में, इसीलिए तो पैर देख के चलेगा। ठीक है, और पैर देख के चलेगा तो आगे गड्ढा मिला तो गया, और एक गया पीछे जितना 100 है सब गया। तो इसीलिए बोलता है मनुष्य को भेड़ की चाल नहीं चलना चाहिए, मतलब अपना भी कॉमन सेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि एक गड्ढा में गिरा तो सबे गड्ढा में गिरे। तो विद्यार्थी यहाँ वही करता है कि देखो का कि जब तक नौकरी जॉब नहीं मिलेगा आपका पड़ोसी का, तब तक आपको पढ़ने का मन नहीं लगेगा। लेकिन भूल से आपका गोतिया में, रिश्तेदार में, पड़ोसी का किसी को सरकारी नौकरी मिल गया, तब बोलेगा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, भूखे रहना कहने पड़े, हम पढ़वे करेंगे। या तो देखोगे कि जब आपका नंबर कम आ गया बोर्ड या 12 या ग्रेजुएशन में, और आपका मित्र जो घनिष्ठ मित्र से ज्यादा नंबर हुआ, 2 सप्ताह तक नहीं बतियाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ। हाँ, 2 सप्ताह तक स्विच ऑफ रहेगा। काहे, हम ही तो बताए थे उसको, नंबर ज्यादा लेकर के आया, हमरे कम आया, ये नहीं बात करेंगे उससे, वो धोखा किया, मैंने उसको क्वेश्चन आता था हमको नहीं बताया। ऐसा होता है ना फीलिंग, ये ह्यूमन नेचर है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, ये आदमी का ये गुण है, करेक्टर्स है। ठीक है, तो कहने का सेंस है, तो भेड़ वाला पढ़ाई नहीं पढ़ना है, यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ना है मनुष्य प्रवृत्ति वाला, होमोसेपियंस वाला। ठीक है, कि जो आदि मानव से मनुष्य डेवलप हुआ, विकास किया, उसी तरह आप लोग विकास कीजिए, समय का पूर्ण यूटिलाइज कीजिए। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़े तो 12 घंटा सोते, रात को फॉर्मेलिटी के लिए रात को 10 से 11 पढ़ेंगे और दिन भर फिर सोतेंगे, वो सिस्टम नहीं। समझ में आई, तो वो लॉजिक नहीं रखना है, जब तक आपकी रिजल्ट ना हो तब तक पढ़ाई करना है। ठीक, आइए, तो आपका पशुपालन समझ में आ गई।
पशुपालन के लिए मुख्य रूप से किन किन जानवरों को वो पालते थे, फटाफट बोलिए। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि का पालन करते थे। और इसमें सबसे मुख्य था कुब्बड़ वाला सांड, जिसका फोटो मिला है। और मोहनजोदड़ो में घोड़ों के अवशेष भी पाए गए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका बोला गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हड़प्पा काल में गेंडा का भी प्रमाण मिला है। और ये गेंडा जो बोलता है भारतीय गेंडा का एकमात्र प्रमाण है, माने भारतीय गेंडा जो मिलती है उसका एकमात्र साक्ष्य जो देखने को मिला हुआ है हड़प्पा में। कहां मिला है? आमरी से। जगह का नाम क्या है? आमरी। आम खाते हैं ना, तो आम में री जोड़ दो, आमरी बन गया। आम का फेस्टिवल चल रहा, सीजन चल रहा है, तो आम में री जोड़ देंगे तो आमरी बन गया। मतलब गेंडे का भारत में एकमात्र साक्ष्य मिला है, जिस प्रकार अभी भारतीय गेंडा मिलता है। सही माई बात। तो घोड़ों के साक्ष्य पूछा जाएगा कहां से? मोहनजोदड़ो से। गेंडे का एकमात्र साक्ष्य कहां से? आमरी से। रहेगा लॉजिक? आइए, तो इन लोग अपना घर भी बसा लिया, जमीन जायदाद भी कर लिया, खेती बाड़ी भी कर लिया। अब जब खेती बाड़ी करेगा तो क्या होगा? अब खाना पकाने के लिए टेक्निक उन्हीं घर का सजावटी काम करेगा। जब घर बना लेंगे तो सजावट कीजिएगा। टाइम खाली पास में क्या करते हैं महिलाएं लोग, देखोगे काम करती रहती है, कोई स्वेटर बुनना, कुछ बुनना, घर का नक्काशी करना। लेकिन अब वो परंपरा खत्म हो गई, क्योंकि वो परंपरा कौन ले लिया? मोबाइल ले लिया। कौन ले लिया? इंस्टाग्राम ले लिया, फेसबुक ले लिया, और ब्लॉग बनाने में लग गया, वो उसका जगह ले लिया। लेकिन पहले परंपरा में देखोगे आपकी दादी मम्मी ये सब जो रहा करती थी, वो लोग अपना क्या करते थे? मनोरंजन के लिए घर का सिलाई बुनाई का काम करते करते थे, वो होता था परंपरा। तो वो परंपरा हमारे शुरू से चल रही थी, लेकिन हम लोग का डिजिटल इंडिया में वो सब मोबाइल हड़प लिया, हड़प्पा काल का सब चीज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए, तो बोला क्या है? शिल्प और तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान उसे कहते हैं। आज भी हम लोग तकनीकी ज्ञान लेते हैं। डिजिटल वाला फेसबुक कैसे बनेगा? तकनीकी ज्ञान का बनेगा? अकाउंटे बनावे नहीं आएगा, फेसबुक नहीं बनेगा। टेलीग्राम चैनल अकाउंटे बनावे नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। सही हमारी बात। और उस सबके लिए आपको नेट चाहिए। आइए, तो आपको कहने का मतलब क्या है? अभी तक हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था? यहां के लोगों को क्या होता है? कांस्य से होगा। ठीक है, कांस्य के निर्माण और प्रयोग भली भांति से परिचित हो चुके थे। अभी तक इससे पहले की जो सभ्यता हम लोग पढ़े थे वहां तांबे तक का था, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को कांसे का ज्ञान हो गया था। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन का मिश्रण का। तो ताम्र युग का तो खोज हो चुका था, वहां पर भी कांसे के साक्ष्य मिले थे। तो इस कांस में जो मुख्य रूप से जितने भी उपकरण मिलने के लिए वो तांबे से ज्यादा कांसे के मिला गया, इसीलिए सिंधु सभ्यता को दूसरे नाम से कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं, जो आपको बताया गया था। तो बोला गया हड़प्पा काल के लोग कांसों को निर्माण और उसका प्रयोग के लिए भली भांति जानते थे। अब कांसा आपको बता दिए हैं, ये आम तौर पर किससे बना होता है? किससे बना होता है? तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। तो तांबा और टीन से जब बनाएंगे तो इसको तो कुम्हार तो नहीं बनाएगा, इसका धातु शिल्पकार रहेगा। अब उसको कुदाल बनाना रहेगा तो कुम्हार के पास जाएगा? नहीं, कहां पर जाएगा? लोहार का, मतलब जो लोहा का सामान बनाएगा। ठीक, तो वो वही बोला गया है कि धातु शिल्पियों द्वारा बनाए जाते, शिल्पी उसी को कहा जाता है जो सामान बनाते हैं धातु का। ठीक है, उसके बाद जो तांबा जो होता है राजस्थान की खेतड़ी में ताम्र खानों से मंगाया जाता था। अब मान लो उसको कांसा का सामान बनाना है, तो कांसा अगर नहीं मिल रहा, मान लो आपको मिल रहा, तो आप तांबा कांसा कैसे बनेगा? तांबा और टीन का। तो आपके पास तांबा नहीं है तो कहीं बाहर से मंगाएंगे। तो वहां पर जो था सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यापार, आपको बताए थे ना कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले। कहां से मिले हैं? लोथल से। भुला जाता है इतना जल्दी। कहां से मिले हैं? लोथल से। तो जब बंदरगाह काहे बनाया गया? मतलब व्यापार जरूर आता होगा एक देश से दूसरे से। फारस के मुहर आपको मिले हैं, आपको प्रमाण में साक्ष्य में बताए थे, मतलब व्यापार फारस के साथ भी होता होगा। तो कहने का मतलब जब इसको तांबा का दरकार पड़ता था तो आम रूप से ये कहां से मंगाते थे आप लोग? राजस्थान के खेतड़ी में जो तांबे के खानों से मंगाए जाते थे। इसके अलावे अब तांबा ले आया तो टीन कहां से मंगाएगा? तो देखो टीन कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से टीन मंगा लिया, राजस्थान से तांबा मिल गया, दोनों मिल गया, मिला दिया, एक मटेरियल तैयार। तो मार्केट में कोई चीज नया आता है तो ज्यादा बिकता है, पुराना चीज बिकता है नहीं। अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आएगा, नया नया ड्रेस होगा, भाई अब 2 साल पुराना वाला कोई नहीं खरीदेगा।
तो नया टेक्नोलॉजी आपका जैसे जैसे डेवलप होता है, नए टेक्नोलॉजी को आदमी एक्सेप्ट करता है तभी वो आगे बढ़ सकता है। अभी व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते तो बोलते सर एक बार लिखाइए, अब डिजिटल में दोनों काम हो जाता है आपका, आप लोग का समय बचाते हैं। तो टीन आम रोग से कहां से मंगाया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान से। तांबा कहां से? राजस्थान से मंगाया जाता था। और सूती कपड़े के साथ आपको पहले बताए गए थे वो कहां मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, क्योंकि ये लोग कपास का खेती करने से भली भांति परिचित थे। उसके बाद अभी लोग यहीं तक सीमित नहीं थे, क्योंकि आपको पहले बताएं सबसे पहले चांदी का प्रयोग जो किया गया था वो हड़प्पा सभ्यता में, मतलब चांदी से भी लोग परिचित हो चुके थे। आप भी लोग नहीं पहनेगा मन का, आप बोलेगा हमरा चांदी उंदी भी चाहिए, ठीक है? तो बोला वही, बोलो स्वर्णकार। स्वर्णकार का मतलब क्या होता है? सोने का जो आभूषण बनाते हैं जनरली स्वर्णकार कहते हैं, लेकिन बोला गया चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। मतलब धीरे धीरे ये लोग इस सभी आभूषण से भी परिचित होने लगे। और ये सोना चांदी होगा आपका संभवतः जो था कहां से मंगाए जाते थे? अफगानिस्तान से। और रत्न आभूषण दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। तो देखोगे दक्षिण भारत में लोग अभी भी सोने के बहुत शौकीन रहते हैं। देखते हैं ना फिल्मी दुनिया में तो पूरा सोना एकदम लपेट के रखता है, लगभग 10 किलो महिलाएं सोना पहन के रहती होगी वो लोग। हाँ, साउथ इंडियन लोग सोना का बहुत शौकीन होता है, बहुत ज्यादा। चेहरा रहेगा काला काला, लेकिन चाहे सोना रहेगा पूरा भरा भरा, उजला उजला सोना से चमक जाता है वो लोग, है ना? तो वो लोग क्या होता है पहले से भी सोने के शौकीन रहा करते थे, अब नहीं। अब फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल जाओगे, वो जो जोन आता है वहां पर भी सोने का बहुत शौकीन रहते हैं। फिर बिहार का कुछ जगह पर सोने के शौकीन रहते हैं, ठीक है, ये कुछ जगह। लेकिन झारखंड वाला शौकीन, झारखंड लोग कोयला का शौकीन ज्यादा रहता है। हाँ, अच्छा, चोरी हो जाता है। असल में इसलिए चोरी हो जाता है ना, यहाँ कम रहता है, और जहां ज्यादा रहेगा उसका वैल्यू नहीं दीजिएगा। और इसीलिए वो लोग बोलेगा सब घर में तो है ही है, तो कहाँ हम चोरी करेंगे। और यहाँ किसी एक घर में बेचारा कैसे कैसे खरीदा, गायब। सुबह होते समय पड़ोसी के दिखाया, अगला पड़ोसी बोला गायब कर दिया। ठीक है, चलो। तो कहने का सेंस है, रिमाइंड कर लीजिए। तो आपका ये जो शिल्प कला का मतलब विकास होने का मतलब क्या हुआ? ये लोग अब हथियार और उपकरण तक ही सीमित नहीं थे, अब ये लोग आभूषण भी बनाना प्रारंभ कर चुके थे। मतलब जब स्वर्णकार बोला गया, मतलब सोने और चांदी के भी ये लोग का साक्ष्य मिल रहा होगा, तभी तो ये लोग बनाना चालू किया। अब सोना मिलवे नहीं करेगा तो कैसे बनाएगा जवाहरात? बनाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये प्रमाण आपको मिलने को देखते हैं। आगे देखिए, इसके बाद ये लोग शिल्पकारी कर लिया, नगर बसा लिया, खेती करने लग गया, पशुपालन कर लिया, घर भी सजा लिया। अब घर सजा लिया तो क्या हुआ? घर में जितना सामान रहेगा अब उसको बिजनेस भी चालू करेगा, बिजनेस चालू करेगा। अब व्यापार, तो देखिए व्यापार में जो होता है, हड़प्पा का ये लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डियों का भी व्यापार करते थे। हड्डी मतलब आदमी का हड्डी का नहीं, हाँ, जानवर लोग का। उस समय जो जानवर देखा गया बहुत सारा, उसका ही व्यापार होता था। अभी का जमाना में जैसे आपका हाथी का जो सूंड होता है बहुत महंगा मिलता है, बाघ की छाल होता है, हिरण की छाल होता है, ये सभी से बनाया जाता है, कीमती होती है। तो बोला गया है, तो सबसे बड़ा इस काल का डिमेरिट था, समझिए अब बात को, जो आपको मैथ्स में भी बताया जाता है कि ये काल के लोग व्यापार करते थे, लेकिन उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ये नहीं कि जाइएगा हम लेकर के 2 किलो सोना तो हमको देगा पैसा, नहीं। तो कैसे होता था? आप लेके, आपके पास जिस चीज की ज्यादा उपज होती थी और जिस चीज का आपको दरकार होता था उसी को एक्सचेंज करते थे। तो मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। आपके घर में चावल, जैसे अभी भी गांव में देखने को मिलेगा, आपका घर में चावल हुआ, आपका पड़ोसी के घर में गेहूं ज्यादा हुआ, तो बोलेगा एक बोरा हमारा चावल दे देना, एक उसके बदले में गेहूं ले लेना। आदान प्रदान करते थे। तो उस काल में जो व्यापार चलता था इसी माध्यम से चलता था, आदान प्रदान। तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा, क्या हड़प्पा सभ्यता में सिक्के का प्रचलन था? नहीं था। व्यापार कैसे होता था? वस्तुओं का आदान प्रदान, जो अभी चलता है व्हाट्सएप का आदान प्रदान। व्हाट्सएप का आदान प्रदान चलता है ना, बस यह क्या होगा, मैसेज का आदान प्रदान नहीं जी, नहीं लिखे, कॉपी का आदान प्रदान खत्म हो गया, अब डिजिटल आदान प्रदान होता है। हाँ जी, पीडीएफ भेज दीजिए, भेजा गया और लिखा गया, उसको चाहिए पीडीएफ, फिर उसको सेंड कर दिया।
चलिए, तो ये जो हुआ, अगली बात जो होता है कि इस काल में याद रखिएगा धातु का प्रयोग होता था कि नहीं? नहीं होता था। अगली बात है मोहनजोदड़ो से मिट्टी और कांसे के 2 पहिए वाले खिलौने के गाड़ी। ये लोग मतलब खिलौना का ही प्रमाण ज्यादा ढूंढ लिया। ठीक है, मतलब इससे प्रमाण का क्यों रखा? क्योंकि बड़े चीज जो होता है कभी भी भूकंप आएगा नष्ट जल्दी हो जाता है, और छोटा चीज बचा रह जाता है। देखोगे कि जहां पर भूकंप आएंगे वहां घर बड़ा बड़ा नहीं बनेगा। जापान में जहां भूकंप हमेशा आते रहता है, वहां घर बनते हैं छोटे छोटे जो नष्ट कम होते हैं, और बड़ा बड़ा 20 मंजिला बनाया तो तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब सभ्यता ये नष्ट हुई होगी तो जब इसका अवशेष मिला तो इसको छोटे छोटे ज्यादा अवशेष मिले हैं। तो वही बोला गया है कि मोहनजोदड़ो से मिट्टी और कांसे के 2 पहिए वाले खिलौने देखने को मिले। ठीक, कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से 2 पहिया वाला, और चौहुंदड़ो से क्या मिला? मिट्टी के 4 पहिए वाले गाड़ी। ठीक, उसके बाद बनमाली से सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान देखने को मिले। निशान समझते हैं? अभी जाओ गांव में, अभी खेती करो नहीं तो जाओगे ही जाओगे, बोलेगा ट्रैक्टर इधर से मेरा खेत से पार कर दिया, कैसे जान जाते हैं? चक्का के निशाने से ये बगले वाला मेरा खेत पार किया है, सब मेरा मारा पीटी चालू। हाँ, अभी गांव में बहुत मारा पीटी होता है। कहा है? उसका खेत का पानी दूसरा खेत में, पानी का तो क्राइसिस है। अब कहा ले जाएगा दूसरा खेत में तो उसका धान की पैदावार नहीं होगा, तो इसीलिए पहचान करता है कि ये ट्रैक्टर इधर पार किया, राते में पार किया है। ठीक है, तो उसी जो टेक्निक वहां था, तो ये भी प्रमाण वही ढूंढा कि उस काल में जो निशान मिले बैलगाड़ी का, तो मतलब उस काल के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अब बैलगाड़ी का प्रयोग काहे किया जाता है? मुख्य रूप से वस्तुओं को ढोने के लिए कि बैठ के सवारी करने के लिए? मुख्य रूप से दोनों का काम, मुख्य रूप से तो कम, लेकिन पहले जमाना में नहीं था तो बैलगाड़ी से यातायात करते थे, लेकिन मुख्य रूप से उसका क्या होता था? सामान को ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था। चलिए रिमाइंड कर लीजिए वन टाइम। आइए, धातु का प्रयोग सिंधु घाटी, सॉरी सिक्के का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता में होता था कि नहीं? नहीं होता था। मोहनजोदड़ो से किस तरह के साक्ष्य मिले हैं? 2 पहिए वाले कांसे और मिट्टी के 2 पहिए वाले खिलौने। 4 पहिए वाले खिलौने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चौहुंदड़ो से। बैलगाड़ी के चक्कों के निशान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनमाली से मिले हैं। तो लोग व्यापार भी करना सीख गया। आइए, अब व्यापार जो करने का मेन यही है जो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कहां से, किस देश से क्या क्या मंगाया जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो पहले इधर समझिए फिर इधर समझा जाएगा। तो बोला जाता था कि उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में, क्योंकि उस समय जानते थे कि भारत का क्षेत्र पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, बलूचिस्तान तक था, तो बोला गया उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी। जैसे भारत का व्यापारिक नगरी किसको माना जाता है? बंबई को माना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार वहां व्यापार जो का साधन, जो बस्ती बसाया था, वो कहां बसाया था उन्होंने? कौन सा क्षेत्र में? उत्तरी अफगानिस्तान में, जिसकी सहायता से वो अपना व्यापार मध्य एशिया तक करते थे वो लोग। तो जो मध्य एशिया देश तक चले जाते थे। ठीक है, उसके बाद बहुत सी हड़प्पाई मोहर जो हुआ है वो मेसोपोटामिया में भी देखने को मिला गया है। तो जब मेसोपोटामिया में देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब उसका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ भी चलता होगा। सपोज दैट आप गए नेपाल घूमने या पड़ोसी देश में गए, वहां से कुछ भी आपके ले आ गए, इसका मतलब क्या होगा? व्यापार वहां होता होगा। अब डॉलर, जैसे भारत का बिजनेस का आकलन कैसे होता है दुनिया भर में? डॉलर से होता है। जिस देश का डॉलर मतलब क्या होगा? मूल्य ज्यादा, तो उसका कीमत, वहां का आर्थिक व्यवस्था ठीक है। अभी भारत का $1 का कीमत लगभग 80 रुपया से ज्यादा है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान का तो और कम गया है, 100 पार हो गया, वहां खाने के भी लाले पड़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि जहां पर जिस तरह के सिक्का देखने को मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता होगा, क्योंकि उसके मुहर और सिक्के देखने को मिले थे। फिर बोला गया जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा काल के लोग मेसोपोटामिया नगरों में कई प्रकार के प्रसाधनों का अनुकरण किया, माने बहुत तरह का बिजनेस वो करते थे जो उसकी आवश्यकता पड़ती थी। अब इंपॉर्टेंट यहां पर आपसे यह है कि कहां से, किस देश से व्यापार होता था। जैसे
कच्चे माल आयत मंगाए जाते थे। चांदी कहां से आता था? ठीक है, देखो आयातित मतलब क्या होता है? आना, देश में आप मंगवा रहे थे। फिर उसके बाद आपका ईरान और अफगानिस्तान से टीन कहां से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहां से लेके आता था? अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत। फिर उसके बाद लर्जवर्थ, लाजवर्थ, अब इसका मीनिंग देख लीजिएगा। तांबा कहां से मंगाया जाता था? खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान से। फिर नील रत्न मणि, समझते हैं ना? नीला रंग का वो होता है रत्न आभूषण, वो आपको कहां से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। ठीक है, उसके बाद आपका है सेल खड़ी, कहां से? बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। फिर उसी प्रकार नीलमणि इसके अलावा कहां से? महाराष्ट्र और के दक्षिण भारत एरिया से। फिर उसके बाद हरित मणि, क्योंकि उन लोग का अभी बताएंगे आगे, ये लोग का व्यापार जो होता था उसी माध्यम से, बोले ना आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। हरित मणि जो मंगाया जाता है कहां से? दक्षिण एशिया। शंख और कोड़ियां कहां से? सौराष्ट्र और दक्षिण भारत। शिलाजीत कहां से मंगाया जाता था? हिमालय क्षेत्र से। शिलाजीत जानते हैं ना, औषधि है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद सीसा कहां से आता था? ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। तो ये सभी क्षेत्र थे उस काल में जहां से जो सामान आते थे और या उसका व्यापार हुआ करता था। अब मुख्य रूप से जब वो लोग व्यापार करेंगे तो पहले बोले वो लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, तो जब वस्तु का आदान करेंगे तो नाप तौल भी तो करेंगे। कि कैसे दे देंगे? अंदाजे दे दिए। वो एक बोरा में 20 किलो रहा, 50 किलो रहा। आप एक बोरा लेंगे चावल और एक बोरा गेहूं, दोनों का वजन एक होगा कि अलग अलग होगा? एक होगा, अलग होगा। हाँ, क्योंकि मान लो का कि दाना बड़ा रहता है, छोटा। अब एक बोरा मकई तोलिएगा और एक बोरा चावल, एक ही हो जाएगा? नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसी कारण तो उस समय जब होगा तब व्यापार तो लोग आदान प्रदान करता था। तो लोग इतना इंटेलिजेंट था कि नापने तोलने का भी दिमाग रखा था। तो कैसे नापा तोला जाता था? देखिए, नाप तोल वो लोग जो मापता था वो 16 का मल्टीपल में मापता था, 16 का गुणज में। तो देखो वो लोग बाट के रूप में मनके, मनके मतलब बताए थे ना, माला उसके अलावा होता था। दूसरी नंबर बात क्या होता था? जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई है जिनसे प्रकट होता है कि तौल के रूप में 16 या उसके आवर्त में व्यवहार किए जाते थे, जैसे 16, 32। जैसे सोना खरीदेंगे तो कितना मापता है? कितना कैरेट का सोना बोलते हैं? 24 कैरेट बोलते हैं ना, मतलब उसका 24 कैरेट शुद्ध था। तो 24 का मल्टीपल में चलता है, 24 का मल्टीपल में चलता है। तो अब आप चावल नापिएगा तो 24 कैरेट में नापिएगा? नहीं नापिएगा। सोना का चावल रहेगा तो नापे कीजिएगा, है ना। लेकिन अगर सोना, क्योंकि जो जितनी कीमती होती है उसका नापने का प्रक्रिया अलग होता है। अब देखो जैसे पुराने जमाने में, अभी भी देखे होंगे, देखने को मिलता होगा, पहले जब जो नहीं पढ़े लिखे बटखारा नहीं होता था तो क्या होता था? पहला, समझते हैं? है, अभी भी होगा घरों में नापने के लिए, है। इस तरह का पहला, और जिसको बहुत पुराना पहला होगा देख लेना, उस पर डिजाइन नक्काशी किया रहता होगा, बहुत सारा कुछ कुछ डिजाइन विजाइन बना रहता होगा। समझ में आए? तो पहला कितना का होता था? आधा केजी, 1 केजी, 1 पौवा। तो चावल देना है, नाप के दे दिए। तो मतलब वो क्या समझ गया? मतलब उसका माप कितना? आधा केजी का मल्टीपल में चला। उसी तरह जो यहाँ पर रत्नों और आभूषण जो प्रयोग किया जाता था वो 16 का मल्टीपल में चलता था मापने की प्रक्रिया में। कौन से सही में आ रही है? तो 16 मतलब वो 16 का मल्टीपल में वो लोग गिनते थे। देखो सब वही होता, 16, 64, 160, ये 16 का मल्टीपल में लोग नाप तौल करते थे। याद रखिएगा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नापने का भी ज्ञान था। कोई भी चीज ऐसे नहीं देते थे, वो नाप के भी देते थे। ठीक, अगली बात, हड़प्पा काल में के लोग को नाप का ज्ञान तो पहले बता दिए। यहां ऐसे डंडे पाए गए हैं जिसके नाप के निशान लगे हुए हैं, मतलब लोग डंडे से नपाई करते थे। आज भी किया जाता है। कहां से किया जाता है? देखना, गोतिया गोतिया में जो जमीन नापेगा तो क्या होता है? एक डंडा लिया, 2 गो भाई है तो क्या किया? 1 डंडा 2 डंडा बराबर। किसको जबर डंडे से ना नपाई होता है। बंटवारा देखोगे गांव में पुराने जमाने में होता होगा तो उसी तरह बांट लिया करता था। दादाजी आप लोग उस तरह कोई अमीन नहीं हुआ करता जाके वहां सिक्कड़ फीता पकड़ के नापेगा। अभी का जिस तरह स्क्वायर फीट लीजिए,
वो स्क्वायर फीट नहीं जानता था, वो डंडे से 20 डंडा 30 डंडा नाप लिया, हो गया संतुष्टि। इन्हें के भी 1 इंची घसा जाएगा, मारा पेटी ले लो। ज्यादा उस समय जमीन ज्यादा हुआ करती थी, आदमी कम हुआ करते थे, इसीलिए देखो कि पहले सभी मेल जोल के रुपए करते, अभी थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए सब झगड़ा करते हैं। तो बोला गया वहां जो जमीन का मपाई हुआ करता था, देखो इस डंडे, इसमें एक डंडा जो कांसे के भी मिले हैं, तो किसका मतलब कांस्य युग चल रहा था, कांसे का डंडा यूज किया जाता। अभी लोह युग है, तो अमीन लोग क्या करता है, लोहा का कड़ी से मापता है, कड़ी समझते हैं ना, वो भी होता है 10 इंची 12 इंची करके कड़ी होता है, ठीक। और अभी फीता इंची टेप से नापते हैं, ठीक है। तो लोह युग है, तो उस समय जो मपाई हुआ करता था जमीन का, जो जमीन का मापने के निशान जो मिले डंडे के ऊपर, वो डंडा कैसा मिला था आपको, कांसे का, ठीक। अगली बोला गया है मोहनजोदड़ो में सीप और लोथल में हाथी के दांत के बना हुआ स्केल भी मिला है। सीप समझते हैं, हाँ, समुद्र में बड़ा बड़ा सीप होता है, तो जैसे अभी पायला बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं, हाँ, तो सीप का भी यूज हुआ करता था, ऐसे रहेगा सीप। हाँ जी, शंख नहीं, सीप से ही मोती निकलती है और वो बहुत कीमती होती है, ठीक है। मोतियां जो मिलती है मार्केट में, ओरिजिनल मोतियां बहुत महंगी होती है, जो राजे महाराजा लोग पहना करते थे। देखो सीप हुआ करता था, तो जब इसको फाड़ोगे ना तो ऐसे आकार दिखेगा, गड्ढा टाइप का। तो वो नापने के लिए जो हाथ को जो बनाओगे ना, इस टाइप का शेप में होता है, एक हटाएगा तो गड्ढा नहीं हुआ, तो वो लोग नापने तोलने के लिए सीप और हाथी के दांत का स्केल यूज करता था। कहा कि हाथी का दांत मजबूत होता था, ठीक। तो देखो नापने के लोग क्या होते थे, चलिए कम टू द पॉइंट, नापने के लिए वो कितना मल्टीपल में यूज करते थे अपना, 16 का मल्टीपल में। दूसरे के बाद जमीन मापने के लिए लोग क्या यूज किया करते थे, डंडे। डंडे किस तरह के मिले हैं आपको, कांसे। क्यों कांसे के मिले हैं, क्योंकि वह कांस्य युग था। दूसरा नंबर, आपके और मापने के लिए क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, सीप और हाथी के दांत का बना हुआ तोल। अब देखो सूरकोटदा जगह से तराजू के भी साक्ष्य मिले हैं। अब बोलेंगे सर अभी तो हम लोग यहाँ बटखार क्या यूज करते हैं, तराजू। तो तराजू पुराना जमाना का तराजू देखे हैं, नहीं देखे हैं, सब लोग मॉडर्न काल वाला विद्यार्थी लोग हैं। तराजू जो होता था आपका बांस का बना होता था, अभी वाला तराजू मॉडर्न एज वाला तराजू नहीं। ठीक है, बांस की तराजू बना करती थी। अब बोलेंगे नापने के लिए समझते हैं, क्या बोला जाता था उसको, पत्थर। पत्थर होता था, पत्थर आधा किलो का, 1 किलो का वो पत्थर अभी भी होता है, 2.5 kg का। तो लोग का मेजरमेंट आता था, उसी से मेजरमेंट किया करता था, समझ में आई बात। तो बोलेंगे सर अभी तराजू डिजिटल नहीं था, डिजिटल नहीं था तो वो लोग का अपना दुनिया में था मापने का टेक्निक, क्योंकि पूरी तरह डेवलप सभ्यता थी। तो चलिए सूरकोटता में आपको साक्ष्य जो मिलते हैं, क्या मिलते हैं साक्ष्य का, तो तराजू का साक्ष्य बोलेंगे कहां से मिला है, सूरकोटता में, ठीक है। इसके बाद अब आपका सब चीज खत्म हो गया, आपने घर बना लिया, बस्तियां बसा ली, खेती बाड़ी करने लग गया, बिजनेस भी प्रारंभ कर लिया, तो अब रहन सहन में सुधार करेंगे, किस तरह रहन सहन हमारा जीवन होना चाहिए। आइए, तो यहां पर बोला गया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस सभ्यता ने सिखाया क्या था। बोला गया समाज की इकाई पारंपरिक तौर पर पारिवारिक थी। पारिवारिक मतलब समझते हैं, एक साथ मिलजुल के रहना, अभी नहीं कि एक भर में 10 गो हुआ तो 10 अपन अपन रूम में घुस गया, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। सही में आई बात, मतलब आपको देखिएगा, आप आपका घर में पड़ोसी रहता है, बगल में रहेगा, लॉज के बगल कौन रहता है नहीं पता, आपका मोहल्ला में बगल में कौन रहेगा पता नहीं। अभी तो हम लोग का देखने का मेट्रो में कोई पता नहीं, आपका रूम का बगल में कौन रह रहा फैमिली के साथ, आपके पास टाइम नहीं है पूछने का। लेकिन उस काल की जो सभ्यता थी पारिवारिक थी, मतलब एक परिवार की तरह रहा करते थे। दूसरे बात, उस काल में मातृ देवी की प्रधानता थी, बोले थे ना मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी, तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा संवाद में मातृ सत्तात्मक थी, मतलब मातृ की ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। जिस प्रकार आर्य जो समाज था वो पित्रात्मक था, मतलब पितृ को प्रधानता दिया जाता था,
उसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता में मात्र मतलब माताओं को, महिलाओं को प्रधान माना गया है। सही में ये बात? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरह थी, तो मातृ सत्तात्मक, मतलब माताएं, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। सही में ये बात? और आर्य सभ्यता में पितृ को प्रधानता दिया जाती थी, पिता को। ठीक, जैसे अभी हम लोग का जो प्रधानता क्या, पितृ की प्रधानता है। आपका जब नाम लेंगे तो बोलेंगे पापा का नाम लिखिए, क्या बोला जाता? मम्मा का नाम लिखिए? नहीं, मम्मा का नाम लिखने नहीं बोला जाता, पापा का बोला जाता है। तो क्यों? पितृ प्रधानता है। ठीक है, तो लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग चेंज कर रहा है कि दोनों को हो जाए, कहीं कहीं अब स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपका याद रखिएगा उस समय की जो सामाजिक थी, कौन सी प्रधानता थी? मातृ की प्रधानता थी। दूसरे नंबर बात, सबसे अहम बात था कि ये सभ्यता के लोग युद्ध के शौकीन नहीं हुआ करते थे, शांति प्रिय हुआ करते थे। वही बोला गया सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज्यादा होते थे। और यही वजह है कि इस सभ्यता का विकास ज्यादा हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा, जहां पर ज्यादा युद्ध के जो लड़ाई के शौकीन रहेंगे, वो घर हो, समाज हो, देश डेवलप नहीं करेगा। क्योंकि इसका दिमाग हमेशा लड़ाई पर रहेगा, तो डेवलप कैसे करेगा? अभी सोच लो कि आप आए पढ़ने और अगला अपना पार्टनर से झगड़ा करके आ गए, पूरा लड़ झगड़ के आ गए, अब खाना कौन बना देगा? नहीं बनेगा। अब मान लो कि इस तरह पार्टनरशिप रहता तो रात को खाना बना देता, आराम से पढ़ाई करते थे। अब झगड़ा कर लिए तो वो झगड़ा कर लिया, तो जाओ, जहां पर एक खाना बनाने में 1 घंटा लगता था, वहां 3 घंटा लगेगा। समय बर्बाद हुआ कि नहीं? छोटा एग्जाम्पल। अब मान लो गांव में झगड़ा कर लिए पड़ोसी से, अगर आपको दरकार पड़ेगा पेरेंट्स को, तो कौन? वो पड़ोसी ने काम देगा। अब कर लिए तो कौन लेके जाएगा? तो जाओ 4 दिन 1 हफ्ता गायब रहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, ऐसा नहीं कि वो साहसी नहीं होता है, वो झगड़ा को प्राथमिकता नहीं देता है। और उसके सबसे बड़ी पहचान भारत देश है। भारत चाहेगा तो पाकिस्तान को कभी भी समाप्त कर सकता है, लेकिन क्यों चाहता है कि शांति शांति शांति? वो इस बात को जानता है कि अगर लड़ाई हुई तो दोनों का नुकसान है, एक नहीं। तो इसीलिए ये सभ्यता का विकास और डेवलप होने का कारण ये था कि ये सभ्यता शांति प्रिय थी। ये युद्ध करना नहीं जानते थे, युद्ध करते थे लेकिन युद्ध के शौकीन नहीं हुआ करते थे। जो आगे चल के जो मध्य भारत में पढ़ेंगे, खाली लड़ाई चल रहा था, सब उसका जमीन हड़पा, उसका साम्राज्य हड़पा, वो हड़पा। इसीलिए वो सभ्यता डेवलप नहीं हो पाई। शेर शाहजहां के शासन काल में लड़ाई कम हुआ तो किला मकबरा बहुत बनाया वो। तो इसीलिए जहां पर झगड़ा कम होता है, वो जगह देखोगे बहुत ज्यादा डेवलप होगा, और जहां पर झगड़ा ज्यादा होगा वो जगह डेवलप नहीं होता है। इसी कारण था सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलप होने के कारण, क्योंकि वो लोग क्या थे? युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय क्या थे? ज्यादा। दूसरे नंबर बात है क्योंकि देखो उस सभ्यता में कपास का उत्पादन हो चुका था, तो डेफिनेटली है कि सूती वस्त्र से लोग परिचित होंगे। तो सूती वस्त्र के साथ साथ वो ऊनी कपड़ों से भी परिचित थे, जो परिचित हुआ करते थे, जो महिलाएं और पुरुष दोनों पहना करती थी। और आभूषण का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों किया करते थे। महिलाएं ज्यादा करती थी, पुरुष कम किया करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को सूती वस्त्र का ज्ञान था ऊनी वस्त्र का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस काल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस वस्त्र का या कपड़े का ज्ञान था? बोलता नहीं, किसका ज्ञान था? सूती वस्त्र का। ठीक है, इसके बाद आइए लास्ट में अंतिम संस्कार। क्योंकि क्यों ये पढ़ा जाता है? क्योंकि जितने भी अवशेष मिलेंगे, जब तक उसको दफनाएगा नहीं तो हाल मिलेगा कहां से? ठीक, अब यहां पर जो अंतिम संस्कार जो हुआ था, अभी तक पढ़े 2 तरह का, ये लोग 3 तरह से अंतिम संस्कार किया करते थे। क्या था? सिंधु घाटी के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रथाओं के अनुसार किया करते थे। कितने प्रथा के अनुसार? 3। पहला नाम है दाह संस्कार। अब ये दाह संस्कार में क्या होता है? इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद जो भस्म बचता है, पौनस, इसको मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था, जो हिंदू विधि के अनुसार इसे प्रथा मिलती है। और सर्व प्रमुख जो प्रथा थी, मतलब क्या होता था? कोई भी परिजन मर जाता था, किसी की मृत्यु हुआ करती थी, तो उसको जलाने, उसके जो अवशेष रहते थे वो मिट्टी में क्या हो जाते थे? दफना दिए जाते थे, जिसे बोला जाता था दाह संस्कार। उसके बाद पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि मतलब होता था इसमें संपूर्ण शरीर को भूमि में दफना दिया जाता था। और मृतकों का जो याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण क्रम में सिर उसका उत्तर दिशा में और पैर उसका दक्षिण दिशा में होकर दफना दिया जाता था,
जैसा कि अगर कोई देखेंगे मृतकों लोग का जनरली क्या होता है, मुस्लिम संस्कृति में और ईसाई में वो लोग को दफनाया ही जाता है, ठीक है। तो इस परंपरा में इसको कहा जाता है पूर्ण समाधि, मतलब उसको दफनाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक। और इसका एक अंतिम जो आपका कड़ी है, पूर्ण के बाद आंशिक समाधि, ये बहुत खतरनाक हुआ करता था। इसमें क्या होता था, पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए भाग को भूमि में दफनाया जाता था। तो आमतौर पर इसको किसको दफनाता होगा, ऐसी मान्यता है, आम लोगों को तो दफनाता नहीं होगा, उस जमाने में भी कैदी उदी रहता होगा, सजा उजा मिलता होगा। तो सजा उजा जिसको मिलता था तो क्या करता था, ईसा मसीह को जिस तरह लकड़ी के ऊपर में क्या कर दिया, मार के यहाँ पर बांध दिया, बांध दिया, कील ठोकता है, ईसा मसीह को तो ठोक दिया गया था, लेकिन ये लोग का रस्सी से बांध करके मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जानवर आया, चील कौवा सब खा गया, जब तक खा के नष्ट नहीं किया तो खाली हड्डी बचेगा, तब जाकर के उसको दफनाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी परंपरा थी, जनरल आदमी का नहीं, जो कैदी हुआ करता था उन लोग का, समझ बात। तो इतनी 3 तरह की परंपराएं, तो अंतिम संस्कार 3 तरह का होता था, पता चल गया कौन कौन सा, दाह संस्कार, पूर्ण समाधि और एक लास्ट में आंशिक समाधि। तो जब समाधि हो गया तो इसी के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता का भी पूरा समापन हो गया। तो ये थी पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी का विकास कैसे हुआ, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसा था, नगर योजना कैसे था, इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, इस सभ्यता में खोज कहाँ कहाँ किया गया, कब कब किया गया, किस नदी के किनारे किया गया, इसका चौहद्दी क्या था, इसका कितनी सीमाओं में यह फैला हुआ था। जितनी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो सारे टाइप का आपको बता दिया गया है। अब आपकी जिम्मेवारी है अच्छी तरीका से पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ोगे तभी मिलेगा नौकरी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। तो इसी के साथ कार्रवाई समाप्त, धन्यवाद।